पढ़ाया था कि सबसे पहले इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। जबकि इतिहास को अगर हम बांटें तो 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला प्रागैतिहासिक, नंबर सेकंड आद्य और थर्ड ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। हमने बताया था तुमको ये बंटवारा जो किया था वो किसने किया था? जॉन ब्रूस नहीं, ब्रूस करने वाला ब्रूस नहीं, ब्रश, वो ब्रश होता है करने वाला, ये जॉन ब्रूस था। ब्रूस जॉन ब्रूस, इन्होंने इसको बांटा था कि हम बोलते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल रहेगा, आद्य ऐतिहासिक और ये ऐतिहासिक, इन्होंने बांट दिया। जबकि जनक या जनक हेरोडोटस, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस। फिर उन्होंने कहा कि प्रागैतिहासिक बांट तो दिया, लेकिन फिर प्रागैतिहासिक को फिर कई पार्ट में बांटा, क्योंकि इस समय का ये काल हमारा पत्थरों का काल था। इसको फिर 3 पार्ट में बांटा। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर। नव पाषाण काल, 3 पार्ट में बांटा इसको। फिर हमने बताया था कि पूरा पाषाण काल जो था, जब से मनुष्य की शुरुआत हुई थी तब से लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल रहा। इस समय औजार छोटे होते थे कि बड़े होते थे? बहुत बड़े बड़े औजार, भारी भी होते थे, पत्थर के होते थे। तभी नाम है इसका पूरा पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर। तो ये आरंभ से हम कह सकते हैं कि इसका काम, यानी जब से मनुष्य का आरंभ हुआ, आरंभ से लेकर 12,000 के मतलब 1000, यानी 12,000 साल तक ईसा पूर्व। ईस्वी की बात नहीं चल रही है, ईसा पूर्व की बात चल रही, तो 12,000 ईसा पूर्व तक रहा। और मध्य पाषाण काल 12,000 के से लेकर 5,000 के तक, यानी ईसा पूर्व तक। और उसके बाद नव पाषाण काल, जहाँ तांबे की खोज हो गई, 5,000 के से यानी ईसा पूर्व से लेकर 3,000 के तक। ये सभी बातें कब की है? ईसा पूर्व तक, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय चल रहा है अभी। अब पूरा पाषाण काल हो जाए, मनुष्य जो यहाँ रहता था वो कहाँ रहता था? ऐसे जंगलों में घूमता था, जंगलों में घूमा, आखेटक था, केवल शिकार करता था बस, और किसी चीज से मतलब नहीं। मार के खाना है, जानवरों की जिंदगी जीना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता था। फिर मनुष्य अगर मर भी जाता तो जहाँ तहाँ पड़ा है, ना तो उसको दफनाने की उसके पास बुद्धि थी, ना उसे जलाने की बुद्धि थी। केवल जहाँ मनुष्य मर गया उसे छोड़कर चला जाता था। आग इस काल का सबसे मध्य रहा, यानी इस समय उसने आग तो थी तुम्हारी पूरा पाषाण काल में, लेकिन समस्या क्या थी? जानते नहीं थे कि ये आग है, आग का हक था। लेकिन अब जब आग लग जाती थी जंगलों में तो मनुष्य वहां से भाग जाता था। क्यों भाग जाता था? क्योंकि उसको लगता था कोई राक्षस है। आग जब जंगलों में लग गई, अब आग ने, मनुष्य ने आग जला भी लेता था, तो लगता था उसको पत्थर को टकरा के आग जला लेते थे, लेकिन आग जला तो लेता था लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। भाई किसी भी चीज को अगर तुम जानते हो कि नहीं इसको परमाणु बम है, अगर उसको कंट्रोल करना ना आए, परमाणु बिजली घर बनाए जाते हैं, अगर उसको कंट्रोलिंग ना की जाए तो बम बन जाएगा। वही आग जानता तो था, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? ये पता था कि आग जल रही तो उसमें लकड़ी डालेंगे तो और तेज होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर हम लकड़ियाँ कम कर देंगे या आग को बुझाएंगे कैसे, ये नहीं पता था। पानी डालें या कोई भी काम करे तो उसको लकड़ी ही कम कर लेंगे तो आग धीमी हो जाएगी। आज के समय में गैस ज़्यादा बढ़ा सकते हो, धीमी कर सकते हो। कंट्रोलिंग है कि नहीं? आग में कंट्रोलिंग है, लेकिन उस समय आग में कंट्रोल नहीं था।
मध्य पाषाण काल में उसने आग में काफी हद तक कंट्रोल पाया। कुछ दिमाग आया तो उसने सोचा क्यों हम आग में जैसे लकड़ी डालते हैं, अगर हम कम कर देंगे तो आग बुझ भी जाएगी। इसलिए उसने लकड़ियां लगाना और कम करना, यानी आग पर कंट्रोल पा लिया। नवपाषाण काल की सबसे मेन विशेषता क्या रही? यहाँ मनुष्य ने पहिए की खोज कर ली। यहाँ मनुष्य ने पहिए की खोज कर ली थी। अब पहिए के साथ साथ यही मिल गया तांबा। तांबा की भी खोज हो गई। अंत्योष्टि कार्यक्रम जो थे, यानी जलाने और दफनाने का काम मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो गए थे। हाँ, जलाते भी थे और दफनाते थे। वैसे ज्यादातर दफनाते थे, क्योंकि अगर दफनाए गए होते तो जो साक्ष्य मिलते, अगर जला दिए जाते तो ये साक्ष्य नहीं मिलते। अब दफनाए गए तभी तो वो साक्ष्य मिले। जैसे दफनाने का काम एक जगह मिलती है यूपी में ही, दमदमा और महदहा, ये दो जगह मिलती हैं यूपी में। प्रतापगढ़ जिला जो है, ये दो जगह मिलती हैं। यहाँ महदहा में करीब करीब 40 से 45 जो कब्र थी वो मिली थी। अब कब्र में होगी तो इंसाने दफनाया गया होगा। कुछ कब्रें इनमें ऐसी भी थी जिनमें एक साथ दो के 100 मिले। इसका मतलब अंदाजा लगाया गया, हो सकता है ये हस्बैंड वाइफ क्यों हो, या भाई यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पति पत्नी मरे तो दोनों को एक साथ दफना दिया गया। हाँ, या साथ में खत्म हो गए या मर गए, कुछ भी हुआ। कहीं कहीं पर ऐसा भी मिला कि जो उसकी प्रिय चीजें थी या प्रिय जानवर था उसको साथ में दफना देते थे। कुत्ता वगैरह के साथ उसी के साथ में मिल जाते थे। उसको उनको लगा कि नहीं, अगर व्यक्ति का प्रिय पशु कुत्ता था तो उस कुत्ते को भी उसके साथ में दफना देते थे। ऐसा भी किया गया। ये महदहा जगह में ये 100 मिले थे। इसी से पता चला कि नहीं, लोग दफनाना जानते थे। दमदमा यहाँ औजार मिले थे। यहाँ औजार कैसे थे? पत्थरों के औजार थे और भारी थे। जबकि दमदमा में जो औजार मिले हैं वो हड्डियों के औजार मिले। हड्डियों के औजार मिले। नहीं, ये तो बाद में देखा गया कि समय कब का रहा होगा। तो हड्डियों के औजार नवपाषाण काल के ही मिले, क्योंकि यहाँ तो आदमी जानता था लेकिन इतने पुराने मिले नहीं, इसके मिले। हड्डियों के औजार यहाँ 100 दफना, यानी 100 मिल गए थे। इसको हम कह सकते हैं कि कोई जैसे आज शमशान घाट है, मुर्गा घाट है, और उसी तरह यहाँ दफनाए गए तो आज दफन 100 मिले थे, काफी संख्या में मिले। उसके साथ साथ अब पूरा पाषाण काल बीत चुका, मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल हो गया। यहाँ की सबसे अच्छी खोज किसे माना गया? पहिया और तांबा की खोज की गई। अच्छा, क्या इसमें कोई लिखित साक्ष्य मिला था? नहीं। भाई कोई भी मनुष्य हो या कोई भी बच्चा हो, मान लो कोई बच्चा हो, तो सबसे पहले वो क्या सीखता है? लिखना सीख जाता है कि बोलना सीखता है? बोलने सीखता है। तो मनुष्य यहाँ जो था वो लिखना नहीं सीख पाया था। क्या सीख गया था? बोलना सीख गया था। तो बस जो भी बातचीत होती थी उसका लिखित कोई प्रमाण नहीं, लेकिन बस ये कि बोल चाल की भाषा में अपना काम चला रहा था। तो बोलना चलना तो सब कुछ मिल गया यहाँ, लेकिन लिखित कोई साक्ष्य मिला ही नहीं। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित तो मिल गया कि हाँ कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और ऐतिहासिक में लिखित मिला, पढ़ा जा सकता है। लिखित भी मिला, पढ़ा भी जा सकता है। और पढ़ा भी जा सका। दोनों बातें। यहाँ ऐसी भाषा लिख के चले गए हो तो पता ही नहीं चल रहा है कि लिखा गया, लेकिन यहाँ लिखित भी मिला और पढ़ा भी जा सका। और इसका कोई पार्ट में डिवाइडेशन किया गया नहीं, इसका कोई पार्ट डिवाइडेशन नहीं। हाँ, इसमें केवल ये रहेगा कि आपको जैसे सिंधु सभ्यता है,
हड़प्पा सभ्यता, ये आपको इसी में पढ़ने पड़ेगा। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि 3000 ईसा पूर्व तक तो यही नवपाषाण काल खत्म होगा। उसके बाद ऐतिहासिक काल वो ईस्वी के बाद चालू होगा। तो सिंधु सभ्यता तुमको यही पढ़नी पड़ेगी। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं, विश्व में कई तरह की सभ्यता, विश्व में सब ज़्यादातर सभ्यताएं पुरानी समय की नदियों किनारे बसी थी। स्वाभाविक सी बात है, ये नदियों किनारे बसी होगी। फिर ऐतिहासिक की बात करें, ऐतिहासिक को क्या पार्ट में बांटा इन्होंने, यानी जॉन ब्रूस ने, जॉन ऐतिहासिक में ही बताया कि इसको भी आपको पुराने समय से पढ़ना पड़ेगा, यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसे भी 3 पढ़ने पड़ेंगे। अभी तो हम लोग का प्रागैतिहासिक चला। प्रागैतिहासिक में पूरा पाषाण समझ में आया। पूरी तरह से व्यक्ति पत्थरों पर ही डिपेंड था, चाहे उसका रहने की जगह हो वो भी पत्थरों पर होती थी, बिछाने की जगह हो जिसको आज बिछाना बोलते वो भी पत्थरों का होता था, औजार भी पत्थरों के, हर चीज पत्थर की ही थी, चाहे जो चीज हो पत्थर की होती थी। नवपाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल चलना ही चलना है, क्योंकि पूरा पाषाण काल है ही है। पाषाण जिनमें लगा इसका मतलब पत्थर, यानी पूरी तरह से किस पर डिपेंड था, पत्थर पर ही डिपेंड था। तो हटाएं, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई पूछना है कुछ, इसको हटाते हैं। अच्छा, ये तो था इतिहास का बंटवारा। एक इतिहास का बंटवारा और किया गया था, जो पुरातत्व के आधार पर बंटवारा किया गया था। वो किसने किया था? पुरातात्विक बंटवारा। अगर हम पुरातात्विक बंटवारा देखें, इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज मिली होगी। पुरातत्व मतलब क्या है? अच्छा, पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? पुरातात्विक का जनक कनिंघम। जॉन ब्रूस तो इतिहास के बंटवारे की बात कर रहे हैं, जबकि हम पुरातात्विक की बात करें, जो चीज नीचे से निकल के आ रही है, वो थे कनिंघम, पुरातात्विक के जनक कनिंघम। जबकि फिर इसी में क्वेश्चन कर सकता है तुमसे कि पुरातात्विक विभाग के जनक, ये पुरातात्विक के जनक है, जबकि पुरातात्विक विभाग के जनक, विभाग पूरा अलग बनाना पड़ेगा। तो विभाग के जनक की बात करेगा तब आएगा लॉर्ड कर्जन। पुरातात्विक विभाग लॉर्ड कर्जन और पुरातात्विक कनिंघम। ठीक, इसमें कोई डाउट रहेगा? अब ये पुरातात्विक के आधार पर बंटवारा है, इसका मतलब जो चीज नीचे निकली उसी के आधार पर बांटेंगे, जो चीज नीचे निकली उसी के आधार पर बटेगा। पुरातात्विक के बंटवारा किसने किया? ये क्रिश्चियन थॉमसन। इसी क्रिश्चियन थॉमसन ने इसी को एक त्रियुगीन बंटवारा भी कहा जाता है। त्रियुगीन, तीन में इन्होंने बांटा इसलिए त्रियुगीन। त्रियुगीन भी बंटवारा इसी को कहा जाता है। अब इन्होंने पुरातत्व में मिला क्या? अभी इसके पहले हमने क्या बताया? पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हो चुकी थी, या नव पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? तांबा खोजा गया, इसलिए उन्होंने कह दिया कि इसको हम पूरी जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम पूरा ताम्रयुगीन कहेंगे। ताम्र
ताम्रयुगीन सभ्यता। ये मैंने कहा कि इसको क्योंकि तांबा की खोज हो गई इसलिए नाम दिया गया ताम्रयुगीन। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में किसकी खोज हुई? सिंधु उसके कांसा। कांसा, कांसे का सिक्का आता है ना? हाँ अभी भी आता है। तो कांसा की खोज हो गई तो इसको नाम क्या दिया इन्होंने? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन बोले यहाँ कांसा की खोज हो गई इसलिए कांस्य युगीन। हाँ ये वैसे आद्य ऐतिहासिक लेकिन उन्हें बांटा तो कांस्य युगीन। लास्ट जिसको हम ऐतिहासिक काल कहते थे, यहाँ किस चीज की खोज हो गई जो आज के समय में प्रयोग भी किया जा रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में? लोहा। यहाँ मिलता है लोहा, यानी पूरा ये इतिहास पूरा पड़ गया तब ये बहुत लास्ट में मिल रहा है यहाँ के लोहा। तो ये कैसा होगा? ये कैसी सभ्यता होगी? लौह युगीन होगी। ये सभ्यता लौह युगीन होगी। यानी अगर पूरा तात्विक बंटवारा देखोगे तो ताम्रयुगीन, कांस्य युगीन और लौह युगीन, यानी 3 में बटे थे। और वैसे देखोगे जो इतिहास का बंटवारा प्रागैतिहासिक, आद्यऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक के 3 पार्ट, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। आग की खोज पुरापाषाण। आग पुरापाषाण में थी, जानता भी था मनुष्य लेकिन डरता बहुत था और कंट्रोल पा गया था मध्य पाषाण काल। और जब नवपाषाण काल आया तो कंट्रोल करने तब उसने पूरी तरह से आग पर कंट्रोल तो मध्य पाषाण काल में ही पा गया था, लेकिन यहाँ करके उसने खोज पहिए की। अब पहिए की खोज कर ली तो उसको बहुत सारी सुविधाएं होने लगी। सामान इधर से उधर ले जाना है, खेती करने लगा था तो खेती के लिए भी तो चाहिए, ले जाने के लिए सामान, अनाज लाना है तो कैसे लाएगा? तो इसी में लेके आता था। तो ये बंटवारा समझ में आ गया आगे इतना। यानी क्रिश्चियन थॉमसन ने 3 युग बांटा, ताम्रयुगीन, कांस्य युगीन और लौह युगीन। हटा दे इसको, इसी को त्रियुगीन बंटवारा भी कहा जाता है। और चलते हैं। फिर हमने बताया था कि जो विश्व में पहली बार 100 मिले थे, 100 यानी मानव कंकाल, वो कहाँ पाया गया था? पल्लव रथ जगह पड़ती है ये, पल्लव मद्रास। यहाँ सबसे पहले मनुष्य के कंकाल यानी खोपड़ी का कंकाल मिल गया, विश्व में सबसे पहली बार यही मिला। फिर विश्व में ही सबसे पहली बार चित्रकारी, भीमबेटका की गुफाओं में। चित्रकारी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चित्रकारी ये मिल गई भीमबेटका। गुफाओं में मध्य प्रदेश। अब भीमबेटका की गुफाएं मिल गई, यानी जिला, एमपी का जिला रायसेन, पहाड़ी विंध्याचल, आदि विंध्याचल, रायसेन जिला, रायसेन पहाड़ी में ही क्या बना हुआ है? संसद भवन। किसमें? इसी पहाड़ी पर बना है, रायसेन हिल्स पर ही संसद भवन बना। अपने यहाँ ये दिल्ली का रायसेन हिल्स भी है, यहाँ बना हुआ है ये रायसेन। जबकि विंध्याचल रायसेन ये कहाँ का है? एमपी का। एमपी का है। विश्व में पहली चित्रकारी। अब ये चित्रकारी जो मिली होगी किस रंग की थी? गेरुआ और काले। क्यों? तो हाँ, रंग थे ही नहीं, मिट्टी लाल हो मिट्टी गई। जो जल गई वही लाल हो गई, उसी को उठा के रंग पोत लेते। इसलिए किस तरह का मिला ये? गेरुआ वर्णीय, गेरु वर्णीय या गेरुआ सीधे कह सकते हो ना, पूरा बोलो गेरुआ वर्णीय ना बोलो, गेरुआ बोलो, यानी गेरुआ कलर का मिलता है। फिर विश्व में फिर खेती की बात करें अगर हम, सुलेमान और
खेती कहाँ करी थी सबसे पहले? सुलेमान और फिरदौस की पहाड़ी के बीच। जगह क्या थी? सुलेमान और फिरदौस। जगह थी मेहरगढ़। मेहरगढ़ जगह थी जहाँ पर खेती की गई किस चीज की? जौ और गेहूं। दो ही खेती करी गई, क्योंकि दो ही के साक्ष्य मिले। और ये खेती लगभग 7000 ईसा पूर्व की है। 7000 ईसा पूर्व की खेती मिलती है। ये मेहरगढ़ जगह पाकिस्तान में पड़ती है। इनके बीच पहाड़ियाँ सुलेमान और फिरदौस। सुलेमान और किरथर, ये दो पहाड़ियां पड़ती जिनके बीच मनुष्य ने सबसे पहली बार खेती करी। और जब खेती करी होगी तभी क्या बना लिया होगा? आवास। स्थायी आवास यानी आवास नहीं बनाया, स्थायी आवास, स्थायी आवास। यानी स्थायी रूप से रहने लगा था वो, लेकिन घर नहीं बना पाया। घर नहीं बना पाया, लेकिन स्थायी आवास बना चुका था कि खेती करनी पड़ेगी तो रहना पड़ेगा। खेती करने के ऐसा तो है नहीं कि खेती वो उसके बाद टहलते फिरते दूसरी जगह चले जाएंगे। खेती करोगे तो उसी जगह रहना पड़ेगा। लेकिन जब स्थायी आवास यानी घर के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? ये गर्ता, जम्बू गर्त मतलब गड्ढा, गड्ढा। आवास मतलब घर यानी गड्ढा घर। इसको बोलोगे गड्ढा घर। ये मिलता है जम्मू गर्तावास के साक्ष्य जम्मू कश्मीर में मिलता है। ये चीज समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े और आगे चले। इसको हटा दें, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं इसमें। चलो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। चावल, चावल के साथ वैसे हमको दो जगह मिलते हैं। एक मिलते हैं कोल्डी हवा, ये भी यूपी में पड़ता है। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और एक जगह इसी में पाई जाती है लोहरा देव। यहाँ पर भी चावल के साक्ष्य मिले, लेकिन फिर कहेगा अच्छा ये बताओ, ये भी प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ यूपी। लेकिन ये साक्ष्य मिल तो गए। अब तुमसे कहेगा अच्छा दोनों जगह मिले, तो तुमसे पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताओ इन दोनों जगह में सबसे पुरानी जगह कौन सी है? ये देखो लोहरा देव। यानी अगर पूछेगा कि हाँ नवीनतम साक्ष्य के आधार पर, यानी जो नई खोज हुई उसी को नवीनतम कहोगे। तो नवीनतम साक्ष्य के आधार पर आपको मिल जाएगा लोहरा देव। ये 8000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ये 8000 साल पहले के साक्ष्य मिल गए यहाँ नवीनतम। और वैसे कोल्डी हवा यूपी में भी साक्ष्य मिले चावल के, लेकिन पुराने जो साक्ष्य है नवीनतम साक्ष्य जो मिला बाद में सबसे खोजा गया, उसकी जो आयु देखी गई तो वो 8000 साल पुराने थे, जबकि ये इतने पुराने नहीं थे। ये लगभग 5000 के समथिंग थे पुराने वाले ये रखे। ठीक, यानी नवीनतम साक्ष्य के आधार पर लोहरा देव, और जबकि पहले कोल्डी हवा की खोज की जा चुकी थी। इसमें कोई दिक्कत? हटा दे इसको, याद रहेंगे क्यों? मैं नहीं, इसमें देखो इधर, उसके चक्कर में ना पड़ो। इसको हटाए। यानी मनुष्य ने स्थायी रूप से रहने लगा। अब अगर मनुष्य स्थायी रूप से रहेगा तो किसी न किसी जानवर को जरूर अपने पास रखेगा।
रखेगा। कुत्ते तो को। सबसे पहले मनुष्य ने किसको अपना पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। तो कुत्ते को पालतू कहाँ बनाएगा? किस जगह बनाएगा? वो किस जगह बनाया होगा कि खुद सोचो जरा। ये यहाँ पर खेती करेगा। जहाँ खेत जहाँ वो स्थायी रूप से रहेगा वही बनाएगा। इसका मतलब जो मेहरगढ़ था पाकिस्तान का, वहीं पर उसने स्थायी आवास बनाया। जब स्थायी आवास बनाया तो वहीं पर उसने पालतू जानवर भी पाल लिया, और वो जानवर पहला था कुत्ता, क्योंकि वो वफादार होता है। ठीक, अब जब ये इतना टाइम पीरियड निकला, उसके बाद जब खुदाई उदाई हुई बाद में, अच्छा सबसे लंबे समय तक कौन सी सभ्यता चलती रही थी? सबसे लंबे समय तक कहाँ के साक्ष्य मिलते हैं? जहाँ तुम्हें प्रागैतिहासिक काल के भी साक्ष्य मिल जाएंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिल जाएंगे, और ऐतिहासिक काल, तीनों के साक्ष्य मिल जाएंगे। नवपाषाण काल में अगर बीतेगा तो अभी आद्य ऐतिहासिक काल के और ऐतिहासिक काल के साक्ष्य कैसे मिलेंगे नवपाषाण काल में? वो टाइम पीरियड पहले का ये बाद का है, कैसे मिल जाएगा? जगह बताओ, जगह सेफ्टी की जगह जहाँ थी वहीं पर मिलते रहेंगे तीनों के साक्ष्य, यानी आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक और इधर सबसे बाद का ऐतिहासिक, तीनों के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? मध्य एशिया में। मध्य एशिया की कौन सी जगह? यही मेहरगढ़। मेहरगढ़, यहाँ पर तीनों के साक्ष्य मिलते रहे, क्योंकि यहाँ बहुत लंबे समय तक मनुष्य जीवित रहा। यहाँ के मनुष्य बीच में पूरी तरह सभ्यता समाप्त नहीं हुई। अगर समाप्त हो जाती तो फिर नई सभ्यता उठती, नई सभ्यता पनपती, लेकिन यहाँ पर लोग समाप्त नहीं हुआ, धीरे धीरे वही जन्म दर जन्म वही चलता रहा। इसलिए यहाँ की सबसे लंबी समय तक सभ्यता चलती रही। अब जब खुदाई उदाई करने के बाद, अभी बाद में फिर ये हुआ कि भाई ये चीजें हम अगर संभाल के रखेंगे तो रखेंगे कहाँ? ये भी तो समस्या थी, रखेंगे कहाँ? रखने के लिए मैं बताया था तुमको, एक संग्रहालय बनाया गया विश्व लेवल का। ये विश्व लेवल का संग्रहालय बनाया गया किस जगह? कोपेन, किस देश में? भाई ये पुरातत्व चीजें तो नहीं मिल रही थी, पूरे दुनिया में मिल रही थी। कहीं इंडिया से ले जा रहे थे निकाल के, कहीं मिस्र से निकाल के ले आ रहे थे, कहीं पीली नदी की सभ्यता से निकाल के ले आ रहे थे। तो सब चीजें ला तो रहे थे, लेकिन ये हुआ कि इनको ला ला के रखोगे कहाँ? आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाओगे? या कैसे पता चलेगा कि हमारे सब पुराने समय में ऐसे मनुष्य रहता था? इसके लिए क्या बनाया गया? एक संग्रहालय। संग्रहालय बनाया गया। विश्व लेवल का संग्रहालय कहाँ पर है? जहाँ पर दुनिया भर की चीजें निकाल निकाल के लाई गई। अब इसे यहाँ रखना है, मान लो भारत में खोजा गया, सिंधु सभ्यता मिल गई, वहाँ हजारों की संख्या में ईंट मिल गई, तो ये आएंगे कोपेनहेगन से जो संग्रहालय है, पुरातात्विक संग्रहालय पूरा, तो वहाँ से एक ईंट उठा के ले जाएंगे। ठीक, भाई इतनी ज्यादा तो लेंगे नहीं। हाँ, तो एक ले गए तो उनको ये बताने के लिए ये कहाँ से लाई गई है? भारत से लाई गई है। ये सभ्यता इस समय में थी भारत में, और वो वहाँ पर रखी गई है, यानी संग्रह कर कर रखी गई है, जो आगे आने वाली पीढ़ी देखती है कि हाँ ऐसे मनुष्य पहले रहता था, इस तरह के औजार बना लेता था। जितनी भी चीज़ें, चाहे वो ईंट मिल जाए, कोई औजार मिल जाए, कोई हड्डी का अवशेष मिल जाए, इस तरह से जितनी भी चीज़ें मिली पुरातात्विक में कहाँ रखी गई हैं? कोपेनहेगन। ये तो हो गई विश्व लेवल की बात। अब मान के चलो भारत में मिल रहा है, हर व्यक्ति तो जा नहीं सकता बाहर देखने, तो क्या किया? भारत को भी चीज करनी चाहिए। भारत ने बनाया कि नहीं बनाया? भारत ने भी बनाया। उसका नाम रखा मानव संग्रहालय। भारत ने भी बनाया, ये बना लिया था अपने यहाँ लगभग 1977 में। मुझे तो बहुत पहले जा चुके थे, लेकिन अब खुदाई कर करके सामान कबाड़ के भाव थोड़ी डाल दोगे कहीं, कहीं तो उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। भारत सरकार ने सोचा ये सब उठा उठा के तो ला रहे हैं हम लोग, ढूंढ ढूंढ के तो ला रहे हैं, लेकिन इनको रखा कहाँ जाए?
पहले जब नहीं बना था तो ये होता था कि जो राज्य के पास मिला वही अपना रख ले रहा। तो सरकार ने सोचा ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे तो मैंने अगर कोई चीज़ देख ली है तुमको तो एक चीज़ रखी है दिल्ली में तो दूसरी चीज़ रखी है कोयम्बटूर में, एक चीज़ रख देगा जम्मू कश्मीर में, तो व्यक्ति को कहाँ ढूंढने को मिलेगा? कैसे ढूंढ पाएगा व्यक्ति? कैसे जा पाएगा वहाँ? नहीं देख पाएगा वो। तो इसके लिए बनाया गया एक मानव संग्रहालय 1977 में। अब तो ऐसे इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। वर्तमान नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये इसका नाम हो गया अब के समय का। जबकि जब बनाया गया था इस समय था मानव संग्रहालय 1977। ये हमारा है भोपाल में। भोपाल में झील है, बड़ी झील, उसी के पास में जगह संग्रह करके ये बना दी गई। अब अगर यहाँ तो हम जा नहीं सकते, या तो पैसा हो तुम्हारे पास तो यहाँ भी देख नहीं जा सकते वहाँ पर विश्व लेवल की। अब तो देखो यहाँ मानव संग्रहालय है, यहाँ केवल भारत की चीज़ें रखी हैं क्या? ऐसा भी नहीं। अब जब भारत से ये लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं रखने के लिए, तो भारत भी दुनिया भर से चीज़ें जो मिली उसको ढूंढ ढूंढ के कहाँ लाया? यहाँ लाया। ये भी तो पता चलेगा कि दुनिया में जो सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, पीली नदी की सभ्यता चल रही थी, वहाँ कुछ ना कुछ अवशेष ये भी लेके आए। कि भारत में भी दिखाना पड़ेगा कि भाई हम फैला जगह से लेके आए, वहाँ ऐसी सभ्यता थी। हम लोग की ईंटें की बनावट दूसरी तरह की थी, उनके ईंटों की बनावट दूसरी तरह की थी। हमारे जो औजार होते थे वो अलग तरह के थे, वहाँ के औजार अलग तरह के थे। इस चीज़ को देखने के लिए सब पूरी संग्रहालय कहाँ बनाया गया? भोपाल में। आज भी यहाँ पर चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। ठीक, तो मानव संग्रहालय अब इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय वर्तमान नाम हो चुका है इसका। और विश्व में संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन, जहाँ पर दुनिया भर से चीजें ला ला के रखी हुई है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? हटा इसको, आगे चले। अच्छा, जब मनुष्य घूमता फिरता था, स्थायी आवास नहीं बनाया था उसने, फिर धीरे धीरे उसने स्थायी आवास बनाया। अब ये बताओ, जब स्थायी आवास बनाया होगा तो कहाँ बनाया होगा? जैसे हम लोग उसे विश्व की कुछ सभ्यता है, विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं थी। जैसे मिस्र की सभ्यता ये थी कि नहीं थी? दूसरे नंबर पर मेसोपोटामिया, ये भी सभ्यता थी। और पीली नदी की सभ्यता ये थी, ये भी थी। और देखते हैं सीधे हम भारत की सभ्यता रह सकते हैं। भारत की अच्छा, ये जब पूरी सभ्यताएं चली विश्व में तो ये किसी न किसी नदी के किनारे था। ऐसा क्यों? नदी के किनारे काहे रहने लगे? हाँ, मेन समस्या उनकी क्या दूर हो रही थी? एक तो सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल, पेयजल समस्या थी। और पेयजल की समस्या दूर हुई उनकी। फिर खेती करेंगे, खेती के लिए यानी कृषि के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और मनुष्य जानवर मार के खाता था, जंगलों में घूम रहा जानवर मारते मारते, पता नहीं कि मारते मारते कहाँ दूसरी जगह निकल जाता था। जहाँ जहाँ जानवर जा रहा मार के उसको खाना है, बस और कुछ का काम नहीं था। ये भी समस्या दूर हो गई इसकी। क्यों? क्योंकि जब वो नदी किनारे रहने लगा, जानवर पानी पीने कहाँ आएगा? पानी पीने कहाँ आएगा? नदी के किनारे पानी पीने तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पानी हर चीज़ की आवश्यकता है, हर जीव की आवश्यकता है। पानी पीने आएगा तो जानवर मारने जाने की समस्या भी दूर हो गई।
पानी पीने आता था, वहीं से लिए तीर कमान, मार लिया, वहीं मार के खा रहा है। एक ये भी समस्या दूर हो गई। और फल भी खाता था वो, फल भी जाने गया था, तो धीरे धीरे फल भी लाने लगा, कंदमूल फल भी लाने लगा। तो ये भी समस्या दूर हो, क्योंकि ज़्यादातर जंगल किसके किनारे होते हैं? नदी के किनारे होते हैं। क्योंकि फल वाले जो पौधे होंगे वो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है उनको। तो फल में पानी तो होता है, फल में जो भी फल उठा के देखो उसमें पानी मिलेगा, 70 से 80% तक पानी मिलेगा। कुछ फल होते हैं जिसमें 90 से 95% तक पानी होता है। तरबूज देख लो, पानी के अलावा कुछ होता है उसमें, और उसको ज़्यादा मात्रा, अब पानी ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, फल में तो पानी कहीं ना कहीं निकलेगा, वो पानी भरपूर मात्रा की। इसलिए जितने फल वाले पेड़ थे वो भी पानी किनारे, नदी किनारे मिलने लगे। इसलिए मनुष्य ने अपना स्थायी आवास कहाँ बना लिया? नदी किनारे। मजबूरी थी उसकी नदी किनारे रहना। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी थी? विश्व की सबसे लंबी नदी भी है नील नदी थी। यहीं पर मनुष्य अपनी सभ्यता को पनपता देखता रहा, पनपती रही। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसी न किसी नदी के तट पर होगी है। कौन सी नदियाँ थी? दो, यहाँ पर दो नदियाँ थी, दजला और फरात। वैसे हम नाम ले लेते हैं दजला फरात, एक नदी नहीं है, दो नदी। पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी किसे जानते हो, किसके नाम से जानते हो? वांगहो नदी, चाइना से पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। पीली नदी की सभ्यता नाम पड़ गया, वांगहो नदी चाइना की। भारत में सिंधु और सरस्वती, इसे सिंधु सभ्यता बोलो चाहे सरस्वती की सभ्यता बोलो, तो सरस्वती नदी भी तो नहीं, धीरे धीरे सभ्यता खत्म हो गई, नदी भी खत्म हो गई। बस ये है कि हम लोग मानते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम अभी भी इलाहाबाद में है, लेकिन गंगा यमुना में केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है, क्योंकि सरस्वती अदृश्य रूप से बहती है, विलुप्त रूप से बहती है। भारत की सभ्यता, अब जितने भी सभ्यताएं थी किसके किनारे थी? नदियों के किनारे थी। क्यों? कृषि करना, पेयजल की समस्या, जानवर मारने की समस्या, फल लाने की समस्या, इस समस्या का दूर कहाँ से हो गई? अगर नदी किनारे रहने लगा तो ये समस्या उसकी दूर हो गई, इसलिए उसने नदी किनारे रहना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे एक थी होती हमारी, इसको हटा दे तो कोई दिक्कत? ये तो दिमाग में रहेगी बातें कि नहीं रहेंगी? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, पीली नदी की सभ्यता है, और भारत की सभ्यता में सिंधु और सरस्वती नदी की सभ्यता है। अच्छा ये बताओ सभ्यता क्या होती है? उसको सभ्यता कहेंगे, यदि मानव जनजाति जहाँ रहने लगे वो सभ्यता हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। अच्छा अभी तुमको बता रहे थे मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय मंत्रालय में किस मंत्रालय? केंद्रीय मंत्रालय तो बहुत सारे हैं, कपड़ा मंत्रालय वो भी केंद्रीय होगा, पेट्रोलियम होगा वो भी केंद्रीय होगा। केंद्र के जितने मंत्रालय हैं उस सबको मिलाकर केंद्रीय मंत्रालय बोलते हो या अलग अलग बोलते हो? अलग अलग तो नहीं बोलते, एक साथ पूरे बोल दिया कि सभी केंद्रीय मंत्रालय। तो उन मंत्रालय में से किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति, यानी जो मानव संग्रहालय बना है, जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय बना है, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या होता है? प्राचीन, संस्कृति है तो प्राचीन है, सभ्यता है तो सभ्यता भी तो प्राचीन है। देखो सभ्यता जो है उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखोगे
तो एक तरह का हमारा तौर तरीका, ठीक। और जो संस्कृति है इसका भी मतलब तौर तरीका होता है। आपको ये तो बढ़िया आता था, दोनों का मतलब एक ही है लेकिन दोनों हैं अलग अलग चीजें। तो इसके नियम कानून के साथ ही है। हाँ, जैसे मान के चलो किसी का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, रामलाल श्यामलाल जो भी है, जो तुम्हारे मतलब बुजुर्ग लोग हैं, तो किसको कहोगे? मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम है रामलाल है, तो इन रामलाल में से अगर जैसे कहा जाए कि अपना नाम बताओ तो क्या बता देते हैं? मान लिया रामलाल हमारा नाम है, यही बता दिया, तो रामलाल आप किसको कहोगे? उस व्यक्ति को कहोगे कि उसके शरीर को कहोगे कि उसकी आत्मा को कहोगे? किसका नाम दे रहे हो? व्यक्ति का नाम दे रहे हो। अगर तुमने व्यक्ति का नाम दे रखा है तो रामलाल जब मर गए तो फिर वो शरीर तो पड़ा है, रामलाल तो नहीं है, कहाँ चला गया? कहीं चला जाता है, व्यक्ति का शरीर कहीं चला जाता है, तो किसको नाम दिया था तुमने? शरीर को नाम दिया था कि उस आत्मा को नाम दिया? शरीर तो पड़ा है, तो रामलाल मरेगा, आत्मा को नाम तुमने नाम रखा, लेकिन नाम किसका रख रहे हो तुम? आत्मा का नाम रख रहे हो कि शरीर का नाम रख रहे हो? रख शरीर कर रहे हैं, तो शरीर तो यही पड़ा है, फिर क्या तुम्हारे ले जाते कि रामलाल मर गए? अगर पहचानने के लिए मरने के बाद नाम भी तो बताते हैं, ये थोड़ी ना कहते हैं ये आत्मा है। न तो हम शरीर का नाम रखते हैं और न ही आत्मा का नाम रखते हैं। उसी तरीके से जैसे मान के चलो अगर तुम कहो तुम शरीर का नाम रखते हैं, तो शरीर तो पड़ा है, फिर क्या उसको जलाने के लिए ले जाते हो, दफनाने के लिए ले जाते हो? पहचानने के लिए। अब अगर तुमने मान के चलो तुमने कह दिया कि हम आत्मा का नाम रखते हैं राम राम, अब मान के चलो कभी खुदा न खास्ता बाबा तुम्हारे थे, किसी दिन कह दिए कि आ रहे तुमसे मिलने, आ जाए मिलने, बुलाए आओ ना की बात, तो तुम आप सामने खड़े हो, बात कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ सामने, तो तुम्हारा क्या होगी एक्टिविटी? तुम्हारी क्या होगी? बाबा मर चुके थे 20 साल पहले, वहाँ के सामने वो बात कर रहे थे तुमसे, यानी आत्मा को तुमने बुलाया, आत्मा को अगर नाम रखा था, तब तुम क्या करोगे? क्या करोगे? उनसे बातचीत करोगे? हाँ, फिर क्या करोगे? है? फिर वही काम चालू, भूत पिशाच निकट नहीं आवा है, महावीर जब नाम चला, यही करोगे? क्या करोगे? यही तो करोगे। हनुमान चालीसा पढ़ने लगोगे कि अब बाबा ना मिले तो ज्यादा ठीक है, ठीक है ना? उसी तरीके से एक तरह का ये जो नाम हम लोग कहते हैं, एक तरह का सॉफ्टवेयर समझो। संस्कृत यानी जो रहने का तौर तरीका होता है, रहन सहन, व्यक्ति खाना कैसे खा रहा है, वो हाथ से खा रहा है, चम्मच से खा रहा है, ये किस में आ जाएगा? वो लेट कैसे रहा है, सो कैसे रहा है, बातचीत कैसे कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर है। इनको हम छू सकते हैं कि व्यक्ति कैसे सोता है, तो सोने को हम छू सकते हैं क्या? व्यक्ति को छू रहे, ठीक है? अब वो खाना कैसे खा रहा है, रह कैसे रहा है, ये सभी के तौर तरीके क्या है? ये संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और सभ्यता फिर कैसी है? सभ्यता कैसी होगी? सभ्यता की होगी जैसे तुम खाना खा रहे हो, तो खाना किस चीज से खा रहे हो या किस चीज में खा रहे हो, वो सभ्यता है। अब खाना जब बर्तन नहीं थे तो मनुष्य नीचे डाल के खा लेता है, तो वो सभ्य मनुष्य था? नहीं। फिर सभ्य मनुष्य नहीं कहा गया उसको, क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इसके अंदर सभ्यता नहीं थी। खाना कैसे, किसमें खाना है, कैसे खाना है। आज के समय में चम्मच का इस्तेमाल करते हो, हाथ का इस्तेमाल करते हो, लेकिन उस समय के समय में ऐसा तो था नहीं। ये रहने का यानी किस जगह रह रहे हो तुम, घर है तुम्हारा, थाली है तुम्हारी, खा किस में रहे हो, कैसे किस घर में रह रहे हो, ये क्या है? ये सभ्यता, उसको हम टच कर सकते हैं। बात समझ में आई? सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है? दोनों का मतलब तौर तरीका ही होता है। किस घर में रह रहे हो, ये हमारा सभ्यता है, और कैसे रह रहे हो, ये हमारी संस्कृति। ठीक, और ऐसे ही अगर दोनों को हम मिला देते हैं, संस्कृति और सभ्यता, तभी मनुष्य सभ्य होता है, तभी हमारा पहनावा ओढ़ावा ये संस्कृति है। किस तरह से पहनना है, साड़ी को कैसे फोल्ड करके पहनना है, घूंघट रखना, ये क्या है? ये संस्कृति है। और क्या पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, कुछ और चीज पहन रहे हो, वो क्या है?
बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? इनमें कोई दिक्कत होगी? चलो आगे चले। अच्छा, और इसमें कुछ बचा? अच्छा वो बच गया तुम्हारा, जैसे पहिए की खोज हो चुकी थी नौपाषाण काल में। उसके पहले जब खेती करता था, खेती जब करने लगा था तो अनाज कैसे ले जाता था? हमसे पता तो था नहीं भाई, ना कुछ बर्तन था ना कुछ था, तो हाथ में अंजरीर लेके चलता था। चलो कितनी बार वो ढोता रहेगा खेत से। अब खेत होगा तो मान लो घर के पास में ही है, तब भी कुछ तो दूर होगा, 100-250 कदम दूर होगा कि नहीं होगा, तो हाथ से अंजरी ले लेके जा रहा है। फिर धीरे से उसने क्या बनाया, लकड़ी का थोड़ा गोल करके बना लिया, इसमें थोड़ा ज्यादा अनाज जाने लगा। उसी को बोला गया था कठौत। कठौत टाइप का बनाया उसने कि लकड़ी का, उसका मिट्टी का थोड़ा गोल करके बना लिया, उसी को और ऊंचा कर दिया। तो उसको लगा कि यार अब ज्यादा आने लगा, उसको पूरे और ऊपर कर दो, पूरे घड़े की आकृति का ले लिया। तो वो उसको क्या कहा गया? मृद। सबसे पहले उसने क्या बनाया था? मृद भांड बना लिया था इसका, मिट्टी का। ठीक, अब जब बात करेंगे ये मृद भांड अगर कलर करना हो तो किस कलर के होंगे? कैसे होंगे? गेरुए कलर है था, तो बस एक ही कलर हल्का लाल कलर का गेरुआ कलर वही रंग लेते थे। अब ये पता कैसे चला कि ये मृद भांड है? मिले कहाँ? जैसे 100 मिल चुके थे हमको, हाँ मिले थे 100, मानव कंकाल मिला था, मानव खोपड़ी मिले थी जब इस 100 यानी दफनाने के लिए जो 100 मिले थे वो कहाँ मिले थे? महदहा, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, वहाँ पर मिले थे 100 यानी 40 से 45 के बीच में लगातार 100 मिलने जहाँ दफनाया गया था मनुष्य को। और हड्डी के औजार मिल चुके थे दमदमा में, वो भी प्रतापगढ़ में पड़ता है। उसी तरीके से मृद भांड भी कहीं ना कहीं मिला होगा। जिस तरीके से गुफा चित्रकारी मिल गई, उसी तरीके से मृद भांड कहीं मिला होगा। ये कहाँ पाया गया था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर हरियाणा में जगह पड़ती है हस्तिनापुर, वहाँ मृद भांड मिले। गेरू वर्णीय थे, इससे पता चल गया कि मनुष्य गेरू वर्णीय का प्रयोग करता था। चित्रकारी मिल गई तो उसमें भी गेरू वर्णीय का प्रयोग हुआ था। इससे पता चलता है कि मनुष्य गेरू वर्णीय कलर जानता था और कोई कलर नहीं जानता था। उसके साथ साथ चित्रकारी मिली थी, तो चित्रकारी में क्या बनाया? यानी मनुष्य, एक छोटा सा मनुष्य का चित्र बना दिया, उसके साथ जानवर का बना दिया और भाला फेंकते हुए दिखा दिया ऐसे कि हम भाला मार के जानवर को मार दें। यानी सबसे पहले उसने चित्रकारी जो बनाई थी तो मनुष्य और जानवर, यानी मनुष्य को जानवर मारते हुए दर्शाया गया, ऐसी चित्रकारी बनाई। ठीक, तो अब ये तुम्हारा जो ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल था वो यही पूरा समाप्त हो जाता है। सबसे ज्यादा 100 कहाँ मिल गए थे? किस काल के सबसे ज्यादा 100 दफन मिले? किस काल के मिले? नवपाषाण काल के। मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। अब शुरुआत में कोई चीज इतनी तेजी से नहीं होती है, शुरुआत में इतनी तेजी से हो सकती है। कोई काम भी अगर तुम सीखोगे तो क्या शुरुआत में इतनी तेज काम करने लगोगे? टाइम लगेगा सीखने में। जब स्किल हो जाओगे, पूरी तरह से सीख जाओगे, तब क्या होगा? तब आसानी से तेजी से कर सकते हो। सबसे ज्यादा 100 मिले किस काल के? नवपाषाण काल के, जबकि शुरुआत मानव आखेटक यानी खाद्य संग्राहक किस काल का था? खाद्य संग्राहक मनुष्य किस काल में जीवन बिताता था? पूरा पाषाण, यानी केवल खाने से मतलब था उसका, कोई चीज से मतलब नहीं रखता था। खाना अपने साथ में लेके चलता था, जानवरों को मार के खाता था और उनको फिर लेके साथ में चलता था। जो बच गया उसको साथ में लेके चलता था। और कुछ इसमें बचा? तुम्हारा प्रागैतिहासिक काल पूरा समाप्त हो गया। ठीक, अब तुम्हारा बचता है, तुम्हारा शुरू हो जाएगी सिंधु सभ्यता या सरस्वती।
ठीक, ये तुम्हारा टॉपिक अगली वाली क्लास में चलेगा।